अब से आपके किसी भी खर्च पर 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप अनबाउंड हो जाएगा। 10 गुना कैशबैक सच में? जो भी हो, पहले 2000 रुपए रिचार्ज करके ट्राई करता हूँ। ओह हो, ये तो सच में काम कर रहा है। इस बार तो मेरी निकल पड़ी। सिर्फ पैसे खर्च करो और कैशबैक पाओ। इससे आसान क्या होगा? पहले चेंज शुआई को 20,000 ट्रांसफर करता हूँ और तुरंत 2 लाख का कैशबैक। वाह, मजा आ गया। अब इसे 2 लाख और भेजता हूँ। इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। ये क्या मामला है? 2,20,000? तूने किया क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए? इतना मत पूछ। मैंने पहले तुमसे 10,000 उधार लिए थे ना, अब वही लौटा रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। भला कौन 10,000 उधार लेकर 2,20,000 लौटाता है? इतना तो सूदखोर भी नहीं वसूलते। आखिर कर क्या रहा है तू? बाद में सब समझाऊंगा। वैसे तेरे ऊपर 10 से 12 लाख का लोन नहीं था? ये पैसे ले और पूरा लोन चुका दे। ज्यादा मत सोच। ठीक है, मैं अभी जाकर पेमेंट कर देता हूँ। जब फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट कर दिया। 2 करोड़ रुपए चुकाने पर तुरंत 3 करोड़ का कैशबैक मिला। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पूरे 4 करोड़ 70 लाख रुपए थे। तुम्हारा असली दोस्त तो बस वही एक था, बाकी सब सिर्फ नाम के दोस्त थे। उनकी मदद करने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिस पर इतने बड़े अमाउंट खर्च किए जा सके, इसलिए तुम्हें किसी हाई एंड स्पेंडिंग प्लेस पर जाना ही था। तुम अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से नीचे उतरे, एक टैक्सी रोकी और बैठते ही बोले, ड्राइवर जिम रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। अब जब पैसे आ ही गए थे तो हाउस और कार खरीदना तो बनता था। इतने बड़े खर्च पर कैशबैक भी सबसे तेज मिलता। टैक्सी में बैठते ही तुमने बिजली की रफ्तार से डीएनएन, शार्क और टाइगर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डाउनलोड कर लिए। लेकिन तुम किसी स्ट्रीमर को देखने नहीं गए। सबसे पहले डीएनएन प्लेटफॉर्म में सीधे 40 लाख रुपए रिचार्ज कर दिए। 40 लाख खर्च की और अगले ही पल 4 करोड़ का कैशबैक मिल गया। तुमने बिना 1 सेकंड गंवाए 60 लाख और रिचार्ज कर दिए। बदले में सीधे 6 करोड़ का कैशबैक मिला। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पूरे 9 करोड़ 47 लाख रुपए पड़े थे। एक ही प्लेटफॉर्म में ज्यादा रिचार्ज करना ठीक नहीं था, वरना किसी का ध्यान जा सकता था। फिर तुमने वही तरीका शार्क और टाइगर प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनाया। दोनों में 1-1 करोड़ रुपए रिचार्ज कर दिए। बहुत बढ़िया, सीधे 20 करोड़ का कैशबैक मिल गया। तुमने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा, वह बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहा था। तुम बोले, ड्राइवर मुझे बहुत जल्दी है, अगर तुम सबसे तेज स्पीड में मुझे वहां पहुंचा दो तो मैं अभी तुम्हें 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। कैसा रहेगा? मजबूती से बैठ जाओ, आज तुम्हें दिखाता हूँ अकीना माउंटेन का असली रेसिंग किंग किससे कहते हैं। अगले ही पल गाड़ी की स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। उसी समय तुमने तुरंत 5,000 रुपए पे कर दिए और बदले में 50,000 रुपए का कैशबैक मिल गया। सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में तुम लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। एक आम इंसान के लिए 30 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी थे, लेकिन तुम अभी भी संतुष्ट नहीं थे। ड्राइवर की पागलों जैसी स्पीड की वजह से करीब 10 मिनट में ही फेरारी शोरूम पहुंच गए। तुम गाड़ी से उतरे और तेजी से अंदर चले गए। हेलो सर, आपका स्वागत है फेरारी सेल्स ब्रांच में। क्या आपने पहले से कोई मॉडल पसंद किया है? नहीं, बस अभी के मॉडल्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मैं तुरंत कार्ड स्वाइप कर दूंगा। फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव ने तुम्हारे कपड़ों पर एक नजर डाली। तुम बिल्कुल आम इंसान की तरह दिख रहे थे। पूरे शरीर के कपड़े मिलाकर भी शायद कुछ 100 रुपए के ही थे। सर पहले इस कार को देखिए, ये फेरारी 612 है। इसकी प्राइस फिलहाल 57 लाख रुपए है। इतनी डिटेल की जरूरत नहीं, यही लेता हूँ। कार्ड स्वाइप करो और कुछ कार्स भी दिखाओ, मैं सब खरीदूंगा। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लगता है आज किस्मत पूरी तरह खुल गई। क्या यहाँ फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488, फेरारी SF90, फेरारी 458 और फेरारी FF मौजूद हैं? तुमने एक सांस में पूरे 7 मॉडल्स के नाम बोल दिए। फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह से वह तुरंत संभल गई। सर ये सारे मॉडल्स फिलहाल यहाँ अवेलेबल हों ये जरूरी नहीं है, कुछ कार्स दूसरे लोकेशन से अरेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो 7 मॉडल्स मैंने बताए और ये 612 मिलाकर कुल 8 कार्स। ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, सबकी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन लगा दो। कलर्स में रेड और ब्लैक रखना। सीधे फाइनल प्राइस बता दो। फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव तुम्हारी तरफ देखती रही जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुमने भौहें सिकोड़कर कहा, प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। उसने बिना कुछ कहे तुरंत कैलकुलेटर उठाया और तेजी से हिसाब लगाने लगी। कार्स की जो प्राइस थी वह सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस थी, लेकिन ऑन रोड प्राइस में कॉन्फ़िगरेशन, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस भी जुड़ने थे। आखिर में सभी कार्स की टोटल प्राइस निकली 5 करोड़ 35 लाख रुपए। इस समय तक तुम्हारा कैशबैक लगभग 30 करोड़ तक पहुंच चुका था। तुम्हारे पास एक कार खरीदने का समय नहीं था। ऐसा करो, इसी तरह के 4 सेट्स और दे दो, यानी टोटल 5 सेट्स। उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुल प्राइस हुई 26 करोड़ 75 लाख रुपए। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 27 करोड़ से भी ज्यादा थे, यानी आराम से पेमेंट हो सकती थी। काम आए या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबसे जरूरी था ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना, ज्यादा से ज्यादा बाद में इन कार से गर्ल
गर्ल्स को इम्प्रेस ही कर लूंगा, इतना मुश्किल भी क्या है। फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव पूरी तरह शॉक में थी। उसने अमीर लोगों को फेरारी खरीदते हुए पहले भी देखा था, लेकिन किसी को लग्जरी कार्स ऐसे खरीदते हुए जैसे सब्जी खरीद रहा हो, ये पहली बार देखा था। उसने सिर्फ ऊपर वाले अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब कैलकुलेटर पर फाइनल नंबर दिखाई दिया, हे भगवान, ये तो 20 करोड़ से भी ज्यादा है और इन्होंने एक झटके में खर्च भी कर दिया। लेकिन तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि तुमने उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को कितना बड़ा शॉक दिया है। तुमने आगे पूछा, वैसे लाफेरारी है क्या? सॉरी सर, लाफेरारी लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में इसकी सारी यूनिट्स बिक चुकी हैं। अगर किसी ओनर से खरीद पाए तो अलग बात है। तुम्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लगता है ये कार नहीं मिल पाएगी। तुमने बैंक कार्ड निकाला और कहा, एक कार्ड स्वाइप करो। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज आई, फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की नजरें तुम पर ही टिक गईं। फेरारी जैसी लग्जरी कार्स के कस्टमर्स रोज रोज नहीं आते थे, इसलिए खाली बैठी बाकी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी तुम्हारे आसपास आ गईं। हर कोई किसी न किसी बहाने तुमसे क्लोज होना चाहती थी। तुम्हारे साधारण कपड़े भी अब उनकी नजरों में लो प्रोफाइल रिच लाइफस्टाइल की पहचान बन चुके थे। 26 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करते ही तुरंत 267 करोड़ का कैशबैक मिल गया। पहले से बचे हुए पैसों को जोड़कर अब तुम्हारे पास लगभग 270 करोड़ रुपए कैश थे। कुल 40 कार्स थी। हर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना प्रोसेस का हिस्सा था, इससे बचा नहीं जा सकता था। सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स तुम्हारे आसपास खड़ी थी, यहाँ तक कि मैनेजर भी खुद तुम्हें टी और वाटर सर्व कर रहा था, बार बार झुककर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर लगता था शायद अपने पिता की भी इतनी सर्विस कभी नहीं की होगी। सर, एक बार फिर याद दिला दूं, इन सभी कार्स की डिलीवरी होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। कुछ कार्स देश के दूसरे शहरों से आएंगी और कुछ विदेश से, इसलिए डिलीवरी टाइम अलग अलग होगा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे कार तैयार हो वैसे वैसे मेरे पास भेजते रहना, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव ने राहत की सांस ली। 26 करोड़ से ज्यादा के इस ऑर्डर पर उसे कितना कमीशन मिलेगा वो सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन कमीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके सामने खड़ा ये यंग मास्टर था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसकी मिस्ट्रेस भी बनना पड़े तो भी जिंदगी भर की दौलत मिल जाएगी। अगर पहले वाले तुम होते एक आम इंसान तो शायद इन खूबसूरत लड़कियों से बात करने में काफी इंटरेस्ट लेते, लेकिन अभी तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे थे और उनमें से 1 घंटे से भी ज्यादा समय निकल चुका था। इतना टाइम ही नहीं था कि इन बातों के बारे में सोचो। इस वक्त कोई भी खूबसूरत लड़की मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फोन कनेक्ट कर दो, स्पीकर ऑन रखना। जी सर। हेलो, क्या मैं मिस्टर चू से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? हेलो मिस्टर चू, मैं कमर्शियल बैंक का ब्रांच मैनेजर जाओजिए बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले आपके सेविंग्स अकाउंट में ओवरसीज से 260 करोड़ रुपए का एक बड़ा ट्रांसफर आया है। हम आपको हमारे बैंक का प्रीमियम वीआईपी कस्टमर बनने का निमंत्रण देना चाहते हैं। 260 करोड़, ये नंबर सुनते ही मैनेजर से लेकर सभी फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स तक सबके होश उड़ गए। आखिर ये कितना पैसा है? जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने तुम्हें कार्स दिखाई थी वह तो और भी ज्यादा शॉक में थी। अभी कुछ देर पहले उसे 26 करोड़ ही बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अब 260 करोड़ सुनकर उसकी सोच ही रुक गई। वीआईपी अपग्रेड से भी ज्यादा तुम्हारी नजर बैंक की पावर पर थी। आखिर बैंक के कनेक्शंस हर जगह होते हैं। पहले तुम एक आम इंसान थे, तुम्हारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन बैंक तुम्हारी मदद कर सकता था। मैनेजर जाओ, वीआईपी वाली बात बाद में करेंगे, पहले मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मिस्टर चू, आप बस ऑर्डर दीजिए, इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिए। मुझे हाउस खरीदना है, या तो लग्जरी फ्लैट या फिर कोई लग्जरी विला। क्या इस मामले में आपके कुछ कनेक्शंस हैं? मिस्टर चू, कृपया मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं तुरंत कांटेक्ट करके व्यवस्था करता हूँ। फोन कटने के बाद आसपास खड़ी सभी फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने सांस तक रोक ली। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ करोड़ रुपए होते तो शायद वे अब भी सपना देखती कि किसी दिन इस रिच फैमिली में शादी हो जाए, लेकिन अब तुम्हारे पास दर्जनों करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए थे और शायद ये भी तुम्हारी कुल दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। ये लेवल उनकी पहुंच से बहुत दूर था। वैसे अभी कोई रेडी कार है जिसे मैं तुरंत लेकर जा सकूं? मिस्टर चू, आपने सभी कार्स में कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चुनी है, हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल करनी होगी। अगर पूरी स्पीड से भी काम करें तो सबसे जल्दी आज दोपहर 3 बजे तक पहली कार तैयार हो पाएगी। ठीक है, दोपहर 3 बजे जो भी कार सबसे पहले तैयार हो मुझे तुरंत कॉल करना। और हाँ, सभी कार्स में फुल टैंक फ्यूल भरवा देना। जहाँ तक नंबर प्लेट की बात है, जो भी सामान्य रजिस्ट्रेशन जल्दी हो सके वही करवा देना। मैनेजर और सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की गर्मजोशी भरी विदाई के बीच तुम शोरूम से बाहर निकल आए। अभी तुम बाहर निकले ही थे कि झोजिए का फोन आ गया। हेलो मिस्टर चू, मैंने अभी आपकी बात के अनुसार कांटेक्ट किया है। इस समय काफी लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार हैं, कई सेलर्स तैयार हैं। अब आगे आपकी क्या इच्छा है? हमारा कमर्शियल बैंक कहाँ है? मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। अभी लगभग दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अगर संभव हो तो मैं चाहता हूँ कि दोपहर 3 बजे तक वे सभी लोग बैंक में मौजूद हों और तब तक मुझे बैंक का एक ऑफिस इस्तेमाल करना पड़ेगा। माफ कीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। उम्मीद है मैनेजर जाओ मेरी सिचुएशन समझेंगे। हाँ मैनेजर जाओ, क्या आप किसी प्राइवेट यॉट या प्राइवेट जेट मैन्युफैक्चरर या उनके डीलर्स को जानते हैं? मिस्टर चू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे कमर्शियल बैंक के पास हाई एंड वीआईपी सर्विसेज हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। बहुत बढ़िया, तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट भी अरेंज कर दीजिए। दोपहर में मैं सबसे एक साथ मिल लूंगा। फोन रखने के बाद तुमने राहत की सांस ली। 3 बजे की अपॉइंटमेंट में अभी काफी समय था, इसलिए पैसे खर्च करने का सिलसिला जारी रखना था। अच्छी बात यह थी कि पूरी स्ट्रीट लग्जरी कार ब्रांड से भरी हुई थी। करीब 500 मीटर चलते ही तुम पोर्शे शोरूम में पहुंच
गए, लेकिन तुम कुछ बोलते उससे पहले ही मैनेजर एक पूरी सेल्स टीम के साथ मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत करने पहुंच गई। तुम एक पल के लिए हैरान रह गए, ये क्या मामला है? हेलो मिस्टर चू, मैं यहाँ की मैनेजर वांग ली हूँ, पोर्श में आपका स्वागत है। असल में जब तुम फेरारी शोरूम से बाहर निकलकर फोन पर बात कर रहे थे, उसी 2 मिनट के अंदर वहाँ की सेल्स एग्जीक्यूटिव तुम्हारे बारे में लग्जरी कार डीलर्स के ग्रुप में मैसेज भेज चुकी थी। अब पूरी स्ट्रीट के सभी लग्जरी कार शोरूम्स को पता चल चुका था कि एक सुपर रिच कस्टमर आया हुआ है। इसलिए जैसे ही तुम पोर्श शोरूम के दरवाजे पर पहुंचे, वांग ली ने तुम्हें पहचान लिया और तुरंत पूरी सेल्स टीम को लेकर तुम्हारे स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बताइए, क्या यहाँ पोर्श 911, पोर्श 918 और पोर्शे कारेरा जीटी अवेलेबल हैं? कुल मिलाकर पोर्शे की कार्स फेरारी जितनी महंगी नहीं थी, इसलिए चुनने के लिए मॉडल्स भी ज्यादा नहीं थे। जहाँ तक सस्ती कार्स का सवाल था, उन्हें खरीदने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे सिर्फ जगह घेरती। मिस्टर चू, हमारे पास फिलहाल इतने मॉडल स्टॉक में नहीं है, हमें उन्हें दूसरे लोकेशन से अरेंज करना होगा। ठीक है, सीधे अरेंज कर दो। फेरारी शोरूम में एक बार ये सब करने के बाद अब तुम पूरी प्रोसेस से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। तुमने सीधे कहा सभी कार्स में सबसे अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रखना, कॉन्फ़िगरेशन सीधे हाईएस्ट रखना। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। बगल में खड़ी वांग ली पहले से ही कैलकुलेटर लेकर तैयार थी, वह तेजी से हिसाब लगाने लगी। मिस्टर चू, आपकी चुनी हुई कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इन सभी कार्स की ऑन रोड प्राइस कुल 5 करोड़ रुपए है। इसी कॉन्फ़िगरेशन के 5 सेट्स बना दो, कार्ड स्वाइप करो। हाँ, कुल 5 सेट्स, कार्ड स्वाइप। वांग ली के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, लगभग उसका संतुलन ही बिगड़ गया। आखिर दुनिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति में ऐसी हाई एंड लग्जरी कार्स बेचना सच में आसान नहीं था। तुम्हारे इस बेधड़क खर्च ने वहाँ मौजूद हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को हिलाकर रख दिया। तुमने आराम से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर तेजी से सिग्नेचर किए। पूरा काम 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया। फिर चारों तरफ खूबसूरत सेल्स एग्जीक्यूटिव्स से घिरे हुए तुम पोर्शे शोरूम से बाहर निकल आए। तुम्हें पता था कि इसी स्ट्रीट पर लंबरगिनी और मासेराटी के शोरूम्स भी हैं। तुमने मन ही मन हिसाब लगाया, इन दोनों शोरूम से खरीदारी करने के बाद लगभग बैंक जाने का समय हो जाएगा। करीब 200 मीटर आगे तुम लंबरगिनी शोरूम पहुंच गए और वहां भी बिल्कुल वही प्रोसेस दोहराई गई। आखिर में तुमने लंबरगिनी रेवेंटोन, लंबरगिनी अवेंटाडोर और लंबरगिनी मुर्सिएलागो ये 3 मॉडल्स चुने। सभी कार्स की ऑन रोड प्राइस लगभग 4 करोड़ रुपए थी। पहले की तरह इस बार भी सीधे 5 सेट्स खरीदे। कुल पेमेंट हुई 20 करोड़ रुपए। तुम्हारे 49 करोड़ घटकर 47 करोड़ रह गए, लेकिन अगले ही पल 20 करोड़ का कैशबैक मिल गया। अब तुम्हारे अकाउंट में कुल 67 करोड़ 20 लाख रुपए थे। पुरानी तरह कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए और बिना किसी से ज्यादा बात किए सीधे वहां से निकल गए। बाकी बातों के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं था। अब आखिरी बारी थी मासेराटी शोरूम की। हालांकि मासेराटी बाकी 3 ब्रांड्स जितनी महंगी नहीं थी, लेकिन गर्ल्स को इम्प्रेस करने या गिफ्ट देने के लिए ये एक बेहतरीन चॉइस थी। तुमने चुनी मासेराटी क्वाट्रोपोर्टे, मासेराटी MC20, मासेराटी ग्रांड कैब्रियो, मासेराटी लेवांटे और मासेराटी ग्रांड टूरिस्मो। इन सभी की टोटल ऑन रोड प्राइस सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख रुपए थी। तुमने हाथ घुमाकर कहा पहले की तरह 5 सेट्स। कुल पेमेंट हुई 7 करोड़ 50 लाख रुपए। तुरंत 75 करोड़ रुपए का कैशबैक मिल गया। अब तुम्हारा बैलेंस बढ़कर 74 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। शोरूम से बाहर निकलकर तुम सड़क किनारे खड़े हुए और लंबी अंगड़ाई ली, थोड़ा शरीर भी स्ट्रेच किया। इन सभी शोरूम्स में सबसे ज्यादा समय कार्स चुनने में नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स, सिग्नेचर्स और फोटोजस में बर्बाद हुआ था। कार्स चुनने और कॉन्फ़िगरेशन तय करने में मुश्किल से 3 मिनट लगते थे। जहां तक उन खूबसूरत सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की बात थी, उन्हें देखने तक का तुम्हारे पास समय नहीं था। गर्ल्स को इम्प्रेस करना कभी भी किया जा सकता था। तुमने टाइम देखा, अब दोपहर के 2 बज चुके थे। तुरंत एक टैक्सी ली और कमर्शियल बैंक की तरफ निकल पड़े। आखिर कमर्शियल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक था। शेनचेंग में उसका हेड ऑफिस भी बेहद शानदार था। करीब 3 बजे तुम बैंक के मेन गेट पर पहुंच गए। हेलो मैनेजर, जाओ, मैं पहुंच गया हूँ। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि अंदर से लगभग 40 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी तेज कदमों से बाहर आया। तुम्हें देखते ही वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हेलो मिस्टर चू, मैं कमर्शियल बैंक का ब्रांच मैनेजर जाओ जी हूँ। आपका स्वागत है। मैनेजर जाओ, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। मिस्टर चू, क्या पहले लंच कर लें? मुझे लगा शायद आपको भूख लगी होगी। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। इस समय मीटिंग रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। जाओ, जिन्हें खुद तुम्हारे लिए टी डाली। फिर कहा, मिस्टर चू, जिन लोगों से आप मिलना चाहते थे वे सभी यहाँ मौजूद हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन होने के बाद तुमने पूरे रूम पर नजर डाली और विनम्रता से कहा, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। आप सभी को इस तरह अचानक बुलाना पड़ा। मुख्य वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे होने वाली हमारी बातचीत से आप सभी संतुष्ट होंगे। वहाँ मौजूद सभी लोग बिजनेस वर्ल्ड के अनुभवी लोग थे। इतनी सी बात पर कोई नाराज होने वाला नहीं था। और फिर आने से पहले ही जाहोजे उन्हें बता चुका था कि सामने बैठा आदमी एक सुपर रिच टाइकून है, जिसके पास कैश फ्लो बेहद जबरदस्त है। आज के समय में बहुत से अमीर लोग दिखने में तो करोड़पति लगते हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर दौलत प्रॉपर्टीज, फंड्स या स्टॉक्स में फंसी होती है। इतना बड़ा कैश फ्लो रखने वाले लोग वाकई बहुत कम होते हैं। इसी वजह से वे सभी पूरे उत्साह के साथ यहाँ आए थे। सबसे पहले
हाउस खरीदने की बात शुरू हुई, तुमने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, कृपया जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके लाए हैं वो मुझे दे दीजिए। जरूर। कुल मिलाकर 30 से भी ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स और विलास की फाइल्स तुम्हारे सामने रखी गई। तुम उन्हें बहुत तेजी से देखने लगे। तुम्हारा ध्यान मुख्य रूप से एनवायरनमेंट और प्राइस पर था। ये सभी शेंचिंग के फेमस लग्जरी प्रोजेक्ट्स थे। इनकी कीमतें इतनी ऊंची थीं कि आम इंसान उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उदाहरण के लिए सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट भी 2 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से कम नहीं था और उसका एरिया भी 230 स्क्वायर मीटर से ज्यादा था। सारी फाइल्स देखने में तुम्हें पूरा 1 घंटा लग गया। जब तुमने सिर उठाया तो देखा पास ही एक पैक्ड मील रखा हुआ था। तुमने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और बिना किसी झिझक के पूछा, अगर मैं आप लोगों की प्रॉपर्टीज खरीदूं तो क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या ऑफर्स भी मिलेंगे? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बारी बारी से अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस बताने लगे। लगभग सभी की ऑफर्स एक जैसी थी। 3 साल तक पूरी तरह फ्री प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग चार्जेस, साथ में फ्री पार्किंग स्पेस और 3 साल के अंदर पूरे हाउस की 10 बार फ्री डीप क्लीनिंग सर्विस। तुमने जल्दी से हिसाब लगाया। सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट 4 करोड़ 60 लाख रुपए का था, जबकि सबसे महंगा विला पूरे 80 करोड़ रुपए का था। कुल मिलाकर 32 प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें 7 विलास और 25 लग्जरी फ्लैट्स शामिल थे। इन सभी की टोटल प्राइस थी 430 करोड़ रुपए। तुम्हारे हाथ में 74 करोड़ रुपए थे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि तुम बेहद खुश थे, क्योंकि इस एक डील से सीधे 4300 करोड़ रुपए का कैशबैक मिलने वाला था। कार्ड स्वाइप, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई तैयार ही नहीं था। वे तो सिर्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स लेकर आए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहली मीटिंग में ही डील फाइनल हो जाएगी। आमतौर पर पहले डिस्कशन होता, फिर कस्टमर साइट विजिट करता और उसके बाद कहीं जाकर डील बनती। लेकिन किसने सोचा था कि सामने बैठा आदमी सिर्फ पिक्चर्स देखकर ही करोड़ों की प्रॉपर्टीज खरीद लेगा। वे लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी साथ नहीं लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक फोन कॉल करते ही लोग तुरंत उन्हें लेकर निकल पड़े। जल्दी से परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स भेजो, अभी इसी वक्त चाहिए। हेलो, परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद तुमने पास बैठे 3 यॉट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखा और पूछा, क्या आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं? तीनों ने तुरंत अपनी फाइल्स निकाली और दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक तुम्हारे सामने रख दी। हाउस खरीदने वाला सीन देखने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि तुम किसी आम अमीर इंसान नहीं, बल्कि एक असली सुपर टाइकून हो। ऐसे इंसान के सामने वे जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके लिए तुम्हें खुश रखना सबसे जरूरी था। तुमने जल्दी जल्दी फाइल्स देखी, फिर उनमें मौजूद 3 यार्ड्स की तरफ इशारा करके कहा, ये तीनों मुझे पसंद है, मैं तीनों खरीदता हूँ और एक कस्टम यॉट भी बनवानी है। जरूर मिस्टर चू, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई यॉट नहीं जिसे हम बना ना सकें। तुमने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स तेजी से बतानी शुरू की। तीनों कंपनीज के लोग तेजी से नोटबुक में हर पॉइंट नोट करने लगे। मेरी रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं, आप तीनों कंपनीज आपस में कम्पीट कीजिए। उसी समय प्रॉपर्टीज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी पहुंच गए। तुमने तुरंत उन पर सिग्नेचर करने शुरू कर दिए। साथ ही यॉट कंपनीज को प्रपोजल तैयार करने का समय भी मिल गया। इसके बाद तुमने प्राइवेट जेट्स की फाइल्स अपने हाथ में ले ली। कई कंपनीज की डिटेल्स देखने के बाद तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। सच कहें तो तुम उनसे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं था। प्राइवेट जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वे रेडी स्टॉक में नहीं रखे जाते। ज्यादातर जेट्स पहले से ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। तुमने तुरंत अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स बतानी शुरू कर दी और उनसे कहा कि वे अपनी कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट करें। प्राइवेट जेट के लिए भी तुम्हारी कंडीशंस कम नहीं थी। तुम बोलते गए और सामने बैठे लोग लगातार नोट्स लेते गए। फिर सबने तुरंत अपनी अपनी कंपनीज से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। पास बैठे झे ये सब देखकर मानो सपना देख रहे हो। सच कहें तो एक बैंक मैनेजर होने के नाते उन्हें लगता था कि उन्होंने दुनिया बहुत देखी है, लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि असली दुनिया तो आज देखने को मिली है। लोग तो सब्जी खरीदते समय भी प्राइस पूछते हैं और तुम इतनी महंगी चीजें ऐसे खरीद रहे थे जैसे बस एक साधारण सब्जी से उठा रहे हो। जब तुमने सभी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर पूरे कर ली, तब तक यॉट कंपनीज भी अपना फैसला कर चुकी थी। आखिरकार तुम्हारी कस्टम यॉट बनाने की जिम्मेदारी उन तीनों में से एक कंपनी को दे दी गई। तुम जो कस्टम प्राइवेट यॉट बनवाने वाले थे वो कोई साधारण डिजाइन नहीं था। टैक्सी में बैठे बैठे तुमने मोबाइल पर तेजी से कई यॉट्स की इंफॉर्मेशन देखी थी। फिर तीनों कंपनीज के मौजूदा मॉडल्स को कंपेयर करके उनकी खूबियों को मिलाते हुए अपनी एक एक्सक्लूसिव कस्टम डिजाइन तैयार करवाई। पूरी यॉट की प्राइस सीधे 250 करोड़ रुपए थी। पूरी दुनिया में भी इतनी महंगी प्राइवेट यॉट्स बहुत कम थी। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर की डिलीवरी का इंतजार करना था, जो लगभग 9 महीने बाद मिलने वाली थी। हाउस और यॉट की पेमेंट पूरी होने के बाद तुम्हारा टोटल बैलेंस बढ़कर सीधे 722 करोड़ रुपए पहुंच गया। अगर तुम चाहो तो ये पूरा अमाउंट कैश के रूप में भी निकाल सकते थे। आखिर ये सब असली कैश ही था। रिच सर्कल की नजर में अब तुम सबसे टॉप लेवल के टाइकॉन्स में शामिल हो चुके थे। हाउस और यॉट का काम पूरा हो चुका था। अब अगली बारी थी प्राइवेट जेट की। कई एविएशन कंपनीज आपस में चर्चा करने के बाद आखिरकार ये ऑर्डर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को मिला। पूरी तरह इंटरनेशनल टॉप लग्जरी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक कस्टम प्राइवेट जेट तैयार किया जाना था, जिसकी फाइनल प्राइस तय हुई 350 करोड़ रुपए। ये प्राइस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे सामने बैठे एविएशन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स
रिप्रेजेंटेटिव्स अब तक पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। आज पूरे दिन तुमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं थी कि कोई उनमें गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा। इस समय सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की नजर में तुम एक ऐसे सुपर रिच टाइकून थे जिसके पीछे बेहद ताकतवर फैमिली और असीम दौलत खड़ी थी। ऐसे इंसान के साथ धोखा करने की सोच भी कोई नहीं सकता था। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने तुम्हें अच्छी सर्विस दी तो भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, सारी पेमेंट्स पूरी हुई और आखिरकार तुम्हारा टोटल बैलेंस 1000 करोड़ की सीमा पार कर गया। अब तुम्हारे पास कुल 1037 करोड़ रुपए थे। सभी रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट लेकर फौरन अपनी अपनी कंपनीज लौट गए। उन्हें तुरंत रिपोर्ट करनी थी कि उन्हें एक बेहद बड़ा वीआईपी कस्टमर मिला है। सबके जाने के बाद शाम के 7 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। तुमने अपना सिर दबाया। सच कहें तो सुबह 10 बजे से लगातार पैसा खर्च करते करते अब तुम सच में थक चुके थे। खासकर दोपहर भर की डिस्कशन, नेगोशिएशन और लगातार सिग्नेचर्स ने तुम्हारी पूरी एनर्जी निकाल दी थी। मिस्टर चू, लगता है आप काफी थक गए हैं। ऐसा कीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको डिनर खिलाऊं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। अब तुम्हें पहले जैसी जल्दबाजी भी नहीं रही थी। आखिर तुम्हारे पास अब 1000 करोड़ रुपए थे। लग्जरी कार्स, लग्जरी विलास, प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट, सब कुछ तो मिल चुका था। अब तो पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के शानदार अंदाज में गुजारी जा सकती थी। ठीक है, चलते हैं। जैसे ही तुम बैंक से बाहर निकले, तुम्हारी नजर सामने खड़ी एक शानदार फेरारी SF 90 पर पड़ी। वह तुम्हारी डिलीवरी के लिए तैयार खड़ी थी। उसका लाल रंग मानो जलती हुई आग की तरह चमक रहा था। चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, हर चीज तुम्हें बेहद पसंद आई। जाओ जी तुम्हें लेकर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन एक बात ने तुम्हें हैरान कर दिया। सिर्फ तुम दोनों ही थे, फिर भी जाओ जी ने सबसे बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया और दर्जनों डिशेज ऑर्डर कर दी। तुमने पूछा, मैनेजर जाओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत तेजी से पैसा खर्च किया जा सके? पैसा खर्च? जाओ जी मन ही मन सोचने लगे। आज इन्होंने इतना सब कुछ खरीद लिया, फिर भी कम पड़ गया। फिर बोले, अगर जल्दी पैसा खर्च करना हो तो इन्वेस्टमेंट सबसे तेज तरीका है। तुम्हारी आंखें चमक उठी। सही कहा, इन्वेस्टमेंट। मैनेजर जाओ, क्या इस समय ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो? अगर मौका मिला तो शायद मैं कुछ कंपनीज को सपोर्ट कर दूं। मिस्टर चू, ऐसी कंपनीज तो बहुत हैं। पूरे देश में हर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ढूंढने वाली कंपनीज की कमी नहीं है। तो ऐसा कीजिए, फिल्म और एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल और एजुकेशन और ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज में अच्छी कंपनीज ढूंढिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। लेकिन कंपनीज बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना उनका फ्यूचर ही नहीं होगा। असल में तुमने ये बात जानबूझकर कही थी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो किसी भी इन्वेस्टमेंट पर कैशबैक मिलने वाला था। जाओ जय ने तुरंत हामी भर दी। मिस्टर चू, चिंता मत कीजिए, डिनर के बाद ही मैं इस काम में लग जाता हूँ। एक बैंक मैनेजर होने के नाते उन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन सी कंपनीज लोन या इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं। लेकिन झाओ जे ने भी अपनी एक रिक्वेस्ट रखी, अगर संभव हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डिपॉजिट्स हमारे बैंक में रखें। आखिर अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तुम्हारे जैसे कस्टमर को अपने बैंक से जोड़कर रखना ही था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ जाओजे की तरफ देखा। मैनेजर जाओ, आप भी जानते हैं सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे जाते, इसलिए मेरी सारी डिपॉजिट्स सिर्फ आपके बैंक में नहीं रह सकती। लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ कि सबसे ज्यादा अमाउंट आपके बैंक में ही रहेगा। जिसने तुम्हारी इतनी मदद की थी उसके लिए इतना करना तो बनता ही था। जाओजी को भी ज्यादा नहीं चाहिए था। अगर उन्हें 100 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मिल जाए तो उनका पूरे साल का टारगेट पूरा हो जाता। डिनर खत्म होते होते रात के 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे। मैनेजर जाओ, इन्वेस्टमेंट वाली बात आपके भरोसे छोड़ता हूँ। मिस्टर छू, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। अब तक तुम लोगों की इज्जत और विनम्रता के आदी हो चुके थे। फिर तुमने कहा, हाँ एक और बात, मैं एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग भी खरीदना चाहता हूँ। क्या यहाँ किसी बिल्डिंग के ओनर का बेचने का इरादा है? मिस्टर छू, पूरी कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना, ये सच में बहुत महंगा सौदा होगा। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो मुझे पहले कांटेक्ट करके पता करना होगा। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, लेकिन कस्टमर की जरूरत पूरी करना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। हाँ मिस्टर छू, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो अभी अभी बनी हो लेकिन अभी तक यूज में ना आई हो तो क्या चलेगा? बिल्कुल, बाकी इंटीरियर रेनोवेशन मैं खुद करवा लूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे सच में एक जगह याद आ रही है। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से लोन लेकर एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट बनाया था। दोनों टावर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अंदर कमर्शियल एरिया, ऑफिस, होटल, रेजिडेंशियल एरिया, सब कुछ डिजाइन किया गया है। लेकिन पिछले महीने ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। सुना है इस समय इंटीरियर डेकोरेशन चल रही है। बाकी प्रोग्रेस मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे रेंट पर नहीं चाहिए, मैं सीधे खरीदना चाहता हूँ। मैनेजर जाओ जरा पूछिए, अगर प्राइस सही हुई तो मैं पूरी बिल्डिंग खरीद लूंगा। हाँ, मुझे रेंट नहीं चाहिए, सीधा परचेज। अगर डील सही रही तो मैं अभी खरीद लूंगा। जाओ जी ने सिर हिलाया और तुरंत फोन मिला दिया। यही थी बैंक की असली ताकत। शिंजो एम्पायर के गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से उनके पास हर इंडस्ट्री के बड़े बड़े रिसोर्सेज और कनेक्शंस थे। फोन जल्दी ही कनेक्ट हो गया। जॉर्जे ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो मैनेजर जाओ, इतनी रात को फोन, कोई खास बात है? हाँ मैनेजर श्याओ, आज मैं किसी और की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए, क्या बात है? आपके ट्विन टावर्स का क्या स्टेटस है? ओल्ड झाओ, क्या लोन की पेमेंट पूछने के लिए फोन किया है? चिंता मत करो, बस थोड़ा काम बाकी है। बिल्डिंग चालू होते ही रेंटल इनकम आने लगेगी, फिर मैं बैंक का लोन चुका
चुका दूंगा। इतनी जल्दी मत करो। नहीं, मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपका उन्हें बेचने का कोई प्लान है? बेचना? सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दोनों टावर्स की लोकेशन भी शानदार है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। मैं उनसे अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला कस्टमर है, सोचा था आपसे मिलवा दूं। अगर बेचना ही नहीं तो रहने दीजिए। अरे रुको, ये कस्टमर आखिर किस लेवल का है? ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो, वो तुम्हारे दोनों टावर्स एक साथ फुल पेमेंट देकर खरीद सकता है। ये सुनते ही मैनेजर शाओ साफ तौर पर सोच में पड़ गए। ये बात सुनकर मैनेजर शाओ और भी ज्यादा दुविधा में पड़ गए। आखिर शेनचेंग जैसी महंगी सिटी में इन ट्विन टावर्स की कीमत बेहद ज्यादा थी। सिर्फ रेंट के भरोसे पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आने में कई साल लग जाते, फिर उसी इनकम से बैंक का लोन भी चुकाना था। उसके बाद ही अगले प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल इकट्ठा हो पाता। इसमें वाकई बहुत समय लगता। अगर एक ही बार में इतना बड़ा अमाउंट वापस मिल जाए तो बुरा भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं ओल्ड जाओ, मैं कल बाकी पार्टनर से बात कर लेता हूँ। उसी समय तुम जाओ जे के पास झुके और उनके कान में धीरे से कुछ कहा। जाओ जे ने तुरंत आगे कहा, मैनेजर शाओ, मेरे कस्टमर ने कहा है अगर आज रात बात हो सकती है तो वो कल ही डील फाइनल कर देंगे, लेकिन कल सुबह 10 बजे से पहले ही फैसला करना होगा। 10 बजे के बाद वो किसी और सेलर से बात करेंगे। अरे ओल्ड जाओ, मजाक कर रहे हो क्या? भला कोई बिल्डिंग ऐसे खरीदता है? एक रात में फैसला? छोड़ो भी, इसमें कोई सीरियस इंटेंट नहीं दिख रहा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस कस्टमर ने आज सिर्फ एक दिन में लगभग 1000 करोड़ रुपए कैश खर्च किए हैं। क्या 1000 करोड़ रुपए? ये सुनते ही मैनेजर शाओ पूरी तरह चुप हो गए। 1000 करोड़ कैश? बाकी सब छोड़ो, जो इंसान 1000 करोड़ रुपए कैश निकाल सकता है उसके पास सच में जबरदस्त ताकत होती है। ऐसा इंसान बेवजह किसी के साथ मजाक करने वाला नहीं हो सकता। लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? क्या सच में एक ही रात में डील फाइनल हो सकती है? मैनेजर शाओ का दिमाग सवालों से भर गया। आखिर बिल्डिंग खरीदना कोई आसान काम नहीं होता। पहले इंस्पेक्शन, फिर कंपैरिजन, फिर इंक्वायरी, उसके बाद बार बार डिस्कशन और आखिर में नेगोशिएशन करके डाउन पेमेंट दिया जाता है। ये आदमी आखिर इतनी अलग तरह से क्यों काम कर रहा है? लेकिन तुम्हारे सामने कोई और चॉइस भी नहीं थी। आखिर तुम बहुत ज्यादा अमीर थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैनेजर शाओ बोले, ऐसा करते हैं, मैं 1 घंटे बाद आपको वापस कॉल करता हूँ। हाँ, 1 घंटे बाद बात करता हूँ। ठीक है। तुमने तुरंत जाओ जे की तरफ देखा। और हाँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात भी जल्दी शुरू करिए। सबको एक साथ मैसेज भेजिए। देखिए किस किस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब तुम्हारे पास 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी, उसे यूं ही खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। उसे फिर से इन्वेस्ट करके और ज्यादा कैशबैक लेना था। वैसे अगर कैशबैक न भी मिलता तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में बुरा सौदा नहीं था। क्या पता अच्छा प्रॉफिट ही हो जाए। जाओ जे ने बिना देर किए फोन निकाला और बेहद विनम्र भाषा में एक मैसेज टाइप किया। उसका मतलब कुछ ऐसा था, हमारे बैंक में हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण कस्टमर आए हैं। उनके पास बहुत मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। वे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कोऑपरेशन की जरूरत हो तो तुरंत कांटेक्ट करें। मैसेज भेजने के 10 सेकंड भी पूरे नहीं हुए थे कि जाओ जे का फोन बज उठा। अरे ये तो मैनेजर वांग है। हेलो मैनेजर वांग, कैसे याद किया? मैनेजर जाओ, अभी आपका मैसेज देखा, बस कंफर्म करना चाहता था। क्या ये सच है? मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, हाँ ये बिल्कुल सच है। और इस समय वो कस्टमर मेरे साथ ही बैठे हैं। इतनी रात में जाकर मिलना ठीक नहीं लगेगा। अगर अनुमति हो तो मैं कल सुबह खुद मिलने आना चाहता हूँ। ठीक है, कल सुबह 8 बजे हमारे बैंक के मीटिंग रूम में आ जाइए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर जाओ, सच में बहुत धन्यवाद। जाओ जे का मैसेज मानो समुद्र में खून का एक टुकड़ा फेंक दिया गया हो और चारों तरफ की शार्क्स उसकी खुशबू सूंघकर दौड़ पड़ी। सिर्फ 1 घंटे के अंदर जाओ जे को कम से कम 20 से ज्यादा कॉल्स आए। हर कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कोऑपरेशन चाहता था। इतना ही नहीं, कई लोगों का फोन तो लग ही नहीं पाया। उन्होंने सीधे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद मैनेजर शाओ का भी फोन आया। मैनेजर जाओ, हम सब ने मिलकर डिस्कशन किया है, ट्विन टावर्स बेचे जा सकते हैं, लेकिन जिन टेनेंट्स के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो चुके हैं उन्हें हमें पहले हैंडल करना होगा। तुमने सामने ही हाथ से इशारा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ जी तुरंत समझ गए। उन्होंने फोन पर कहा, ठीक है, कल सुबह 7 बजे बैंक के मीटिंग रूम में आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स साथ लेकर। फोन रखने के बाद झाओ जे ने फोन में आए मैसेजेस देखे और हल्की मुस्कान के साथ बोले, मिस्टर चू, इतने सारे लोग, क्या आप सच में सबसे मिलेंगे? तुमने तुरंत कहा, सबको बता दीजिए, जिसके पास आज रात टाइम है वो आज ही आ जाए, और जिसे टाइम नहीं है वो कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाए। 9 बजे के बाद आने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। हालांकि झो जे को समझ नहीं आया कि 10 बजे के बाद तुम्हें कौन सा काम है, लेकिन ये उनकी पूछने वाली बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सबको मैसेज भेजने के बाद उन्होंने टाइम देखा, रात के 11 बज चुके थे। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह चलें? तुमने थोड़ा सोचा, वैसे भी ये रेस्टोरेंट थोड़ी देर में बंद होने वाला था, जगह बदलना ठीक ही रहेगा। इस समय तुम पूरी तरह एनर्जेटिक थे, इतना पैसा कमाने का मौका मिला हो तो नींद किसे आती है? मिस्टर चू, चलिए मैं आपको एक बढ़िया जगह ले चलता हूँ। तुम अपनी फेरारी चलाते हुए रात की जगमगाती सड़कों पर दौड़ रहे थे। उस एहसास को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी फेरारी चलाई हो। जाओ जी के बताए रास्ते पर चलते हुए तुम एक प्राइवेट क्लब पहुंचे। मिस्टर चू, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन का प्राइवेट क्लब है। यहाँ बाथ, रेस्ट, मसाज सब कुछ बेहतरीन है और शांत मीटिंग रूम्स भी हैं। वहीं आराम से
से बात भी हो जाएगी। जॉर्जे तुम्हें रूम 666 में लेकर गए, लेकिन अंदर जाते ही तुमने देखा कि वहाँ पहले से 7 से 8 लोग बैठे हुए थे। रूम काफी बड़ा था, बाहर एक छोटा मीटिंग रूम और अंदर बेडरूम भी था। गुड इवनिंग एवरीवन, ये हैं मिस्टर चू, आज रात इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे सम्मानित गेस्ट। हेलो मिस्टर चू। हालांकि तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन सब की नजर में तुम किसी चलते फिरते धन के देवता से कम नहीं थे। झाओ जी भी मुस्कुराते हुए पास ही बैठे रहे। भले ही तुम इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैसा होगा ये तुम अच्छी तरह समझते थे। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री, ये ऐसी फील्ड्स थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। आखिर में तुमने दर्जनों कंपनीज और बिजनेस ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट किया। कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और बदले में तुरंत 3000 करोड़ रुपए का कैशबैक मिल गया। रात के 3 से 4 बजे तक सभी रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक करके चले गए। तब जाकर तुम्हें थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, लेकिन अभी ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि किसी ने तुम्हें जगा दिया। मिस्टर चू उठिए, हमें बैंक जाना है। मिस्टर चू उठिए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अपॉइंटमेंट तय है। ये भी स्वाभाविक था, हर कोई इतनी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर सकता था। ये साफ था कि आज की सुबह भी बेहद व्यस्त रहने वाली है, लेकिन जैसे ही पैसे कमाने की बात आई, तुम्हारी सारी थकान गायब हो गई। आंखों के नीचे काले घेरे लिए तुम और जॉर्जी जल्दी ही कमर्शियल बैंक के मीटिंग रूम पहुंच गए। मैनेजर शाओ भी अपनी सेक्रेटरी के साथ ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंचे। तुमने एक नजर उन फाइल्स पर डाली। अगर सच में एक एक डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना शुरू करते तो 2 से 3 घंटे तो क्या 2 से 3 दिन भी कम पड़ जाते। तुमने डॉक्यूमेंट्स उठाए और सिर्फ सबसे जरूरी पॉइंट्स देखने लगे, जैसे कितने लीज कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से साइन हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इक्विटी सेलिंग प्राइस, बिल्डिंग क्वालिटी, एरिया, डिजाइन और बाकी मुख्य जानकारी। इतनी तेजी से पढ़ने के बावजूद तुम्हें आधा घंटा लग गया, वो भी इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ जरूरी लाइंस पढ़ रहे थे, बाकी सब सीधे स्किप कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स बंद करके तुमने मैनेजर श्याओ की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, मैं इसे खरीदता हूँ। तुम इन ट्विन टावर्स को अपना मेन बेस बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें किसी और को रेंट पर देना तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं था। आखिरकार तुमने पूरे 300 करोड़ रुपए में दोनों ट्विन टावर्स खरीद लिए और अगले ही पल 3000 करोड़ रुपए का कैशबैक मिल गया। इसके अलावा तुमने बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स की कंपनीज में भी कुल 200 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए। जब सुबह 9:50 हुए, तब तक सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर पूरे हो चुके थे। इसके बाद तुम एक बहाना बनाकर वॉशरूम चले गए। कुछ मिनट बाद तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की परिचित आवाज गूंजी, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, सिस्टम अब अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। होस्ट को बेस्ट विशेस फॉर अ हैप्पी लाइफ।